हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। जिससे पहले हम कुछ अभी जो हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश में देख चुके थे कि क्या क्या करना है, और प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर। इसमें पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। सबसे पहले आता है इक्ष्वाकु वंश। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर इस वंश का नाम की स्थापना की गई है। इसका शासन दंडकारण्य में था। दंडकारण्य क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में आता है दंडकारण्य क्षेत्र। यहाँ पर किस वंश ने शासन किया है? तो यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया है, जो कि मनु के पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इस वंश के प्रतापी शासक मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को मध्य भारत के नाग राजाओं की सहायता हेतु भेजा था, जो कि गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध था। देखिए, एक बार क्या हुआ, जब गंधर्व और नागों के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो नागों ने सहायता किनसे मांगी? मांधाता से मांगी। मांधाता खुद राजा थे, वो जा नहीं सकते थे, तो इनने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की तरफ से गंधर्वों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। इसमें ये पुरुकुत्स जीत जाते हैं और नाग जो होते हैं, नाग राजा होते हैं, वो अपनी पुत्री की शादी, जिनका नाम होता है नर्मदा, का विवाह पुरुकुत्स से कर देते हैं। इन्हीं के नाम पर रेवा का नाम नर्मदा पड़ता है। इस वंश के मुचकुंद ने ऋक्ष एवं परिपाता पर्वतमाला के बीच में नर्मदा नदी के तट पर पूर्वज मांधाता के नाम पर मांधाता ओमकारेश्वर नगरी बसाई थी। किसने बसाई थी? मुचकुंद ने बसाई थी, जो कि किसका वंश था? इक्ष्वाकु वंश का शासक था। इसने मांधाता नगरी की स्थापना की थी अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर। ये आपको यदि इंग्लिश में पढ़नी हो तो ये आप इंग्लिश से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है है वंश। यादव वंश के यदु के पुत्र है ने इस वंश की स्थापना की थी। यादव वंश का जो यदु के पुत्र थे, मतलब पुत्र का पुत्र था, उनने है ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? है वंश पड़ गया। इस वंश के राजा माहिष्मत ने नर्मदा किनारे माहिष्मती नगर बसाया था। देखो, उसकी स्थापना किसने की है? मांधाता की। तो मांधाता की स्थापना की थी मुचकुंद ने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर। लेकिन माहिष्मती शहर की स्थापना किसने की है? तो राजा मांधाता ने की है। नहीं, महेश्वर की स्थापना किसने की है? माहिष्मती की। तो माहिष्मती की स्थापना राजा माहिष्मत ने की है, जो कि है वंश के शासक थे। इस वंश के कीर्तिवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन भी इनको कहा जाता है, या फिर कीर्तिवीर अर्जुन कहा जाता है, ने एक कोंकण वंशीय नागो अयोध्या के पौरव राजा त्रिशंकु लंकेश्वर रावण को हराया था। जो ये सबसे जो प्रतापी शासक थे है वंश का, तो वो था कीर्तिवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। इसने कौकट वंशी नागों को, अयोध्या के पौरव राज को, त्रिशंकु को, और एटलीस्ट लंका के जो रावण था ना, उनको भी इनने हराया है कीर्तिवीर अर्जुन ने। तो इसकी ट्रिक देखिए, आप कैसे याद कर सकते हैं कीर्तिवीर अर्जुन ने किन किन को हराया है। तो एक बार लंकेश्वर रावण लड़ने आया, कहाँ पर बैठ गया? त्रिशंकु बनाकर बैठ गया। हाँ, और पूरी पौरव राजा इनके साथ आ गए, और इनने कीर्तिवीर अर्जुन गए और रावण को कूट कूट के बहुत पिटाई की। तो क्या क्या हो गया? किन को मारा है कीर्तिवीर अर्जुन ने? कोंकण वंशीय, मतलब कूट के पूरे राजा इनके साथ मिल गए थे, मतलब पौरव राज। त्रिशंकु बना के कौन बैठा था? रावण बैठा था। तो लंकेश्वर को इनने हराया है। कालांतर में गुर्जर देशों के भार्गवों से संघर्ष में है की हार हुई थी। फिर जब निकलते, मतलब कीर्तिवीर अर्जुन प्रतापी शासक थे, फिर उनके जो वंशज होते हैं वो उनमें से कुछ इतने प्रतापी नहीं होते या फिर इतने शक्तिशाली नहीं होते। तो कौन? गुर्जर देश के भार्गव इनको हरा देते हैं, है करते हैं, और गुर्जर देश के भार्गव इनको हरा देते हैं। और है ने तुंडीकेर, मतलब वर्तमान का दमोह, त्रिपुरी और दशाण वर्तमान का विदिशा, अनूप और वर्तमान का निमाड़, अवंती महाजनपद की स्थापना की है। तो है राजाओं ने किन किन की है? तुंडीकेर दमोह की स्थापना की है, त्रिपुरी की स्थापना की है, दशाण विदिशा की स्थापना की है, अनूपपुर निमाड़ की स्थापना की है, और अवंती जनपद की स्थापना है राजाओं ने की है। फिर आते हैं कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने
मालवा क्षेत्र पर राज किया है। जयध्वज ने अपनी ध्वजा फहलाई थी कहाँ पर? मालवा में। जयध्वज का पुत्र तालांधर और उसका पुत्र अवंती हुआ, और अवंती के नाम पर ही मालवा क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? अवंती पड़ा है। ये कौन थे? तालांधर, ये जयध्वज के पुत्र थे, और जयध्वज थे कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्र, मतलब कीर्तिवीर के पौत्र के नाम पर पड़ा है अवंती का नाम। अब आते हैं कौन? चंद्रवंश। इससे पहले अपन एक बार और देख लेते हैं है वंश को। तो ये है कौन थे? यादव वंशों के जो यदु के पुत्र हुए है उनके नाम पर है वंश की स्थापना हुई है। इनके राजा थे माहिष्मत, जिनने माहिष्मती नगरी की स्थापना की है। इनके सबसे प्रतापी राजा थे कीर्तिवीर अर्जुन, जिनने किनको हराया है? रावण आया था शंकु बनाकर, पूरे राजाओं को मिलाकर कीर्तिवीर अर्जुन पर आक्रमण किया, लेकिन कीर्तिवीर अर्जुन आया और पटक पटक के कूट कूट के इनकी पिटाई कर दी। तो कोंकट वंशीय पौरव राज्य को, त्रिशंकु और लंकेश्वर रावण को इन्हें हराया है। गुर्जर प्रतिहारों से बाद में ये इनका जो राज्य रहता है वो हार जाते हैं भार्गवों से, ज़्यादा भाव नहीं देते उनको, तो बस ये हार जाते हैं। फिर इनने है राजा ने कौन कौन सी नगर बसाए थे? टुंडी, मतलब अपनी गेट की समझ लो कुंडी, तीनपुर की थी, 3 मुखों की थी, दशाण दशपुर में लगी थी, अनूपपुर अवंती की इन्हें स्थापना की है। तो क्या? तुंडीकेर, त्रिपुरी, दशाण, अनूपपुर और अवंती जनपद की स्थापना किसने की है वंशों ने की है। फिर इनके पुत्र रहते हैं जयध्वज, इनने मालवा पर अधिकार किया है। फिर इनके पुत्र होते हैं तालांधर, फिर तालांधर के पुत्र होते हैं अवंती, उनके नाम पर ही मालवा का नाम पड़ा है क्या? अवंती। फिर आता है अब चंद्रवंश। मनु वैवस्वत की पुत्री ईला का विवाह सोमचंद्र से हुआ था, जिनके नाम पर चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसे एल साम्राज्य भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर इलाहाबाद जो है उनका नाम भी इन्हीं से माना जाता है, इलाहाबाद। एल साम्राज्य मतलब जो एला पुत्री थी ना, वो किनकी थी? बनु वैवस्वत की पुत्री थी, और इनकी शादी किनसे हुई थी? चंद्र सोम से हुई थी। और जो इनके वंशज हुए या फिर जिन पर ये राज्य करते थे, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है चंद्रवंशी, और एल साम्राज्य कहा जाता है इनके क्षेत्र को। चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड में था। चंद्र के 2 पुत्र थे, एक आयु और एक अमावस्यु। चंद्र के कौन कौन से पुत्र थे? 2 पुत्र थे, एक आयु और एक अमावस्यु। अपन ने चांद देखा है आपने कभी? तो चांद में क्या होता है? एक दिन अमावस्या आती है, एक दिन पूर्णिमा आती है, लेकिन इनकी पूर्णिमा नहीं दी गई है। इनने आयु मतलब चंद्र का एक एक घट जाती है ना कलाएं हर 15 दिन में, तो उनकी आयु कम हो जाती है, आयु अमावस्या आ जाती है कुछ दिनों बाद। तो चंद्र के 2 पुत्र थे, एक आयु और एक अमावस्यु। ये कौन थे? इनको सोम भी कहा जाता है चंद्र को, और इनकी शादी हुई थी ईला से, जो कि मनु की पुत्री थी। फिर आता है कौरुषवंश, मतलब जो चंद्रवंश था वो कहाँ पे है? पूरे बुंदेलखंड से लेके ऊपर इलाहाबाद तक ये फैला था, और मतलब यूपी में और मध्य प्रदेश में ये फैला था। फिर आते हैं कौन? कौरुषवंश। जनश्रुतियों के अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्व के 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कौरुष के नाम पर कौरुष वंश की स्थापना हुई। आपने आई थिंक कभी स्कूल में पढ़ा होगा, मनु और शत्रुपा की स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले जो मनुष्य माने जाते हैं वो मनु माने जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने बनाए थे, मनु और शत्रुपा। तो मनु के वंशज होने के कारण इंसान को क्या कहा जाता है? मानव कहा जाता है। तो इन्हीं के ही 10 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम था क्या? कौरुष, जिनके नाम पर पड़ा है कौरुष वंश। इस वंश के शासकों ने कौरुष देश, वर्तमान में रीवा नदी के पास का जो क्षेत्र है, बघेलखंड वाला क्षेत्र, वहां पर इन्हें शासन किया है कौरुष ने। फिर आता है नंदवंश। मगध में नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, और बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इन्हें कौन सा साम्राज्य मिला लिया था? चेदी जनपद थी उसको मिला लिया था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 2 जनपदें देखी जाती हैं, जो कि आती है चेदी जनपद और एक अवंती जनपद। चेदी जनपद को महापद्मनंद ने अधिकार में ले लिया था, और इसकी मुद्राएं कहाँ पे मिलती हैं? बड़वानी में मिलती हैं, बड़ी बड़ी मिलती हैं, क्योंकि ये महान है। महापद्मनंद की मुद्राएं हमें कहाँ से मिलती हैं? बड़वानी से मिलती हैं, जो कि नंदवंश से संबंधित था।
जब नंदवंश समाप्त होता है तो कौन सा वंश आता है? मौर्य काल आता है। तो मौर्य काल कब से कब तक रहा है? तो 323 से 187 ईसा पूर्व का माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल था, जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनका पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। फिर उनका पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ। तो अशोक 11 वर्ष तक अवंती प्रांत के राज्यपाल थे या फिर प्रांतपाल थे। इन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश में गुर्जरा और रूपनाथ जो लघु शिलालेख है बस वो अशोक के शासनकाल की जानकारी देता है। जो मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख है, दतिया का गुर्जरा अभिलेख, और रूपनाथ लघु शिलालेख है, वो हमें किसके शासन की जानकारी देता है? वो अशोक की जानकारी देता है। जबकि जो गुर्जरा अभिलेख है वहाँ पर अशोक का नाम अशोक और देव नाम प्रियदर्शनी उल्लिखित है। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्मारक, पहला आता है सांची का स्तूप, जो कि किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप ईंटों से निर्मित है। 1818 में जनरल टेलर ने इसको खोजा था। इस स्तूप के निर्माण में 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची में स्थित है और 1818 में जनरल टेलर ने इसको खोजा था। ये देख सकते हैं आप कि ये कैसा दिखता है। ये है वर्तमान इसकी फोटोज। फिर आती हैं तुमैन स्तूप। तुमैन अशोकनगर में स्थित है। स्तूप विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, जो कि जो अशोकनगर है वो एक ऐसी जगह पर विकसित है कि जहाँ से विदिशा और मथुरा को जाने वाला मार्ग पड़ता है। तो जहाँ पर भी उन मार्ग पड़ता है तो वहाँ पर क्या होगा? व्यापार होगा। व्यापारियों के लिए जगह जगह क्या खुलवाए जाएंगे? बावड़ी बनवाए जाएंगे, विश्राम गृह बनवाए जाएंगे। तो वैसे जो बुद्ध होते थे, बुद्ध को क्या बोलते हैं, बुद्ध के जो मॉन्क होते हैं वो भी यहाँ वहाँ से जाते थे अपनी मीटिंग्स करने के लिए। तो उनके लिए भी तो ज़रूरत होती थी ना आश्रय की, तो उनके लिए बनाया गया था ये स्तूप तुमैन अभिलेख। मतलब तुमैन का जो स्तूप है वो कहाँ पर है? अशोकनगर पे स्थित है। अशोकनगर कहाँ पे है? विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अन्य 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष भी मिलते हैं। देखिए, ये है तुमैन के अवशेष। फिर आती है वेस्ट टेकरी। ये कहाँ का? वेस्ट टेकरी बनाया गया है। कहाँ पर? उज्जैन में बनाया गया है। देखिए, इसकी मैं हिंदी की नहीं लेके आ पाई हूँ, तो आप इंग्लिश से ही पढ़ लीजिए। जो अशोक की वाइफ थी कुमार देवी, अशोक का शिलालेख है लेकिन कुमार देवी के लिए इसको बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? कानीपुरा में स्थित है, उज्जैन में। ये है वैश्य टेकरी की फोटो। फिर आप देख सकते हैं देव कोठार का स्तूप। ये मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप देव कोठार जिला रीवा में स्थित है। ये किसका है? बौद्धकालीन स्तूप है, मतलब बौद्ध स्तूप है जो किसका है? मौर्यकालीन है। कहाँ पर स्थित है? देव कोठार रीवा में स्थित है। फिर आता है कशरावत का स्तूप। ये इतवाड़ी नामक टीले से उत्खनन किया गया है इसका, और मौर्यकालीन स्तूप है कशरावत, जो कि कहाँ पे है? खरगोन में स्थित है, और जर्जर अवस्था में इसको देखा गया है। इसकी फोटो भी मैंने कहीं डाली थी। हाँ, देखिए, ये है कशरावत के स्तूप। देखिए कितना ज़्यादा उसका वो जर्जर हो चुका है या टूट फूट गया है। और 11वीं सदी की जैन प्रतिमाएं भी कशरावत से ही मिली हैं। फिर आते हैं पनगुरड़िया का स्तूप। शारूमारू एक प्राचीन मठ, परिषद और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम पानगुरड़िया के पास स्थित है। यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस स्थल में कुछ स्तूपों के साथ साथ भिक्षुकों के प्राकृतिक गुफा भी मिलती हैं। गुफा में कई बौद्ध भित्ति चित्र हैं, जिसमें स्वास्तिक, त्रिरत्न, कलश आदि पाए गए हैं। पानगुरड़िया कहाँ पर है? तो पानगुरड़िया सीहोर में है। पानगुरड़िया के स्तूप मुख्य गुफा
में अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं। पानगुड़िया में कितने शिलालेख हैं? 2 शिलालेख हैं जो कि मुख्य गुफा में स्थित हैं, जो अशोक के संपादकों में से एक हैं। और एक शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख किया गया है। अन्य शिलालेखों में अशोक जब विदिशा में निवास करते थे उस समय उनके द्वारा इस स्थल की यात्रा की गई थी। तो इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? सीहोर में किया गया है। पानगुड़िया में कितने स्तूप हैं? तो मुख्य हैं 2 जो कि अशोक से संबंधित हैं, और एक जो और है वो किसका है? महेंद्र कुमार का है। और मोरोत्तर युग, इससे पहले हम अशोक के देख लेते हैं। ये जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 3 नंबर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्कर उनसे आराम से बन सकते हैं। तो आप इनको फिर से एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। मैं 3 मार्कर से ही सबके पॉइंट लेके आई हूँ। तो अशोक के देखो, अशोक क्या था? 11 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अवंती का प्रांतपाल था। गुर्जरा और रूपनाथ अभिलेख सीधे डायरेक्ट अशोक से संबंधित हैं। गुर्जरा में अशोक का नाम क्या मिला है? देवनाम प्रिय मिला है। सबसे पहले आता है स्थल सांची। सच में सच्ची बात कही है अशोक ने इसमें। तो 1818 में टेलर ने इसको खोजा था और अशोक ने इसको निर्माण करवाया है। फिर क्या आता है? तुमैन। तो तुमैन कहाँ पर है? अशोकनगर में है, जो कि मथुरा और विदिशा के मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर 3 मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। फिर आता है वैश्य टेकरी, जो कि कानीपुरा उज्जैन में स्थित है। फिर आते हैं देउर कुठार, रीवा में स्थित है। देउर कुठार एक ही मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है। फिर आता है कशराबद, खरगोन में स्थित है। और पानगुड़िया सीहोर में है। यहाँ से स्वास्तिक, त्रिरत्न, कलश के चित्र मिले हैं गुफाओं में, भित्ति चित्र। और यहाँ पर 3 शिलालेख मिले हैं, 2 अशोक से संबंधित हैं और एक उनके पुत्र महेंद्र कुमार से संबंधित हैं। फिर आते हैं मौर्योत्तर युग। इस युग में अनेक नगर विकसित हुए थे। मौर्योत्तर ये कब से कब तक रहा है? 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक रहा है। इस युग में अनेक नगर विकसित हुए थे। इनमें से आता है भागिल, एरन, त्रिपुरी, विदिशा, माहिष्मती, अवंती और पद्मावती। ये प्रमुख नगर उत्तर मौर्य काल में या फिर मौर्योत्तर काल में विकसित किए गए थे। कौन कौन से? भागिल, एरन, त्रिपुरी, विदिशा, माहिष्मती, अवंती, उज्जैनी और पद्मावती। ये प्रमुख नगर हैं जो कि मौर्योत्तर काल में विकसित हुए हैं। मौर्य तक के समय में आहत सिक्के जो कि पंचमार्क मिलते थे, इस सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो मौर्यों के काल थे वो कैसे थे? आहत सिक्के थे। मतलब इनको ढाल के नहीं बनाया जाता था, मतलब जैसे कि मोहर लगाते हैं, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की सील लगती है, वैसे इनको पंचमार्क दिए जाते थे, आहत करके इनको बनाया जाता था। और इसमें क्या लिखा होता था? ब्राह्मी लिपि में लिखे रहते थे इनके लेख। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एरन से मिले हुए हैं हमें पंचमार्क के सिक्के। देखिए क्या फूल पत्ती बनी है, चंद्रमा बना है, कुछ बी जैसा बना है, ये हस्त कुठार जैसा कुछ है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आती नहीं इनकी लैंग्वेज। और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे कुछ चीनी भाषा जैसी लग रही है। आपको यदि समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसमें क्या लिखा है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। अब आते हैं अशोक के लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख में आता है पहला रूपनाथ का शिलालेख जो कि जबलपुर में है, सांची का जो कि रायसेन में है, गुर्जरा जो कि दतिया में स्थित है, कशरावद जो कि पश्चिमी निमाड़ खरगोन में है, करील ताई का शिलालेख जो कि जबलपुर में है, खखई जो कि रायसेन में है, भैन्यापुरा का अभिलेख जो कि कहाँ पर है? सीहोर में है। सीहोर में 2 हो गए, एक पानगुड़िया का शिलालेख अभिलेख और कौन सा है ये? भैन्यापुरा का। मैंने तो डेफिनेटली नए पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कई बार ये वनडे एग्जाम में आ जाते हैं पटवारी वगैरह में, तो ये पता नहीं होती कहाँ से आए हैं। तो इनकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, याद कर लेते हैं। देखो, रूपनाथ का अभिलेख याद रहता है कि रूपनाथ कहाँ पे है? जबलपुर में है। सांची रायसेन याद रहता है। गुर्जरा
दतिया में है, ये भी याद रहता है। कसरावद पश्चिमी निमाड़ खरगोन में स्थित है, ये भी याद रहते हैं, ये अपन ने पढ़े हुए हैं। अब 3 इनमें से नए हैं जो कि अब इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। करील ताई, कल ही ताई आई थी रूप बनाकर अच्छा जबरदस्त। तो करील ताई, कल ही आई थी ताई, रूप बनाकर मतलब रूपनाथ और जबलपुर, तो याद रहेगा रूपनाथ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। करई ताल, तो करील ताल कहाँ है, कल ही आई थी ताई। फिर आते हैं खखई, तो सांची खकई, सच्ची राय खा खा के हम परेशान हो गए हैं, सच्ची राय खा खा के हम परेशान हो गए हैं। तो सांची, राय रायसेन और खखई मतलब खा खा के हम परेशान हो गए हैं, तो तीनों कहाँ से हैं, रायसेन से संबंधित हैं। इससे हमें जगह भी याद हो जाएगी और उनकी वो भी याद हो जाएगी। भानपुरा है ना, भानपुरा का शिलालेख कहाँ पर है, सीहोर में स्थित है। सीहोर में पान गुड़िया पढ़ा था ना अपन ने। देखो पान की गुड़िया को, पान गुड़िया से आपको क्या समझ में आता है, पान खाती हुई गुड़िया, तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बच्चे या फिर गुड़िया यदि पान खाएगी तो थोड़ा भयानक लगेगा ना, भानपुरा, तो भयानक सा पुरा है भैया वो, जहाँ पर देखो ना गुड़िया को पान खाते हो तो भूत जैसी लगेगी वो, कि डर जाओगे, भयानक है। भैन्यपुरा पान गुड़िया सीहोर में स्थित है। याद हो गया आपको। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इनको याद करके, है ना। कहाँ पर कौन सा है, जैसे कि रूपनाथ कहाँ पे है, जबलपुर में है। सांची कहाँ है, रायसेन में है। गुर्जरा कहाँ है, दतिया में है। कशरावत कहाँ पे है, पश्चिमी निमाड़ में है। करई ताल, कल ही आई थी ताई, कहाँ पर, जबलपुर में। और खा खा के हम सच्ची राय तंग आ गए हैं, तो खरई खखई कहाँ पर है, रायसेन में है। और भैन्यपुरा, भयानक दिखती है भैया पान गुड़िया खाती हुई, भैन्यपुरा पान गुड़िया सीहोर। ये आते हैं गुर्जर एवं सीहोर अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा और सीहोर अभिलेख से हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मध्य प्रदेश के करितलाई खरखाई, जो कि कहाँ पे था, खरखाई सांची रायसेन में, और कशरावत खरगोन में, आरंग रामगढ़ स्थलों से मिला प्राप्त हुए हैं। कौन से, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं हमें इनसे। बेशनगर विदिशा में मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बेसनगर में, विदिशा में मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। कि देखो मौर्य काल उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था, है ना। तो इस समय यदि उनका बेस अच्छा करना है तो हमें एक यक्ष को बिठा लाऊंगा, क्योंकि देखो आप पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें यक्ष बिठा दिए जाते थे नदियों के लिए, जंगलों की रक्षा करने के लिए और अलग अलग जगहों की रक्षा करने के लिए हमें क्या बिठा दिए जाते थे, यक्ष की प्रतिमाएं लगा, मतलब यक्ष बिठा दिए जाते थे। वैसे हर दिशा में निगरानी रखने के लिए मौर्यों ने क्या किया, एक यक्ष प्रतिमा लगा दी है विदिशा में। अशोक ने भरहुत सतना में भी एक स्तूप बनवाया है। भरहुत सतना में भी एक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है। अब आता है शुंग वंश। इसकी स्थापना 187 से 75 ईसा पूर्व मानी जाती है। मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। अभी तक क्या थी, मतलब जो इससे पहले जितने भी शासक थे जैसे नंद वंश या फिर मौर्य वंश, इनकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र ये हुआ करती थी, है ना। अब इनकी जो पहली बार राजधानी क्या बना है, अपना विदिशा बना है, जो कि शुंग वंश के समय बनी है। इसकी स्थापना, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इस वंश के शासक अग्निमित्र के उल्लेख, जो अग्निमित्र था शुंग वंश का शासक, इनके बारे में उल्लेख किया है कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में। शुंग शासकों ने सांची के स्तूप के चारों ओर रेलिंग और वेदिका का निर्माण करवाया था। देखो अशोक ने क्या बनवाया था, स्तूप बनवाया था, लेकिन उसके आजू बाजू जो रेलिंग थी और वेदिकाएं थी वो उनका निर्माण किसने करवाया है, शुंग वंश के शासकों ने करवाया है। शुंग वंश के शासन में ही यूनानी शासक एंटिओकस के अपने राजदूत हेरोडोटस को भारत भेजा था। हेरोडोटस किसके काल में आया था, शुंग वंश के समय आया था। हेरोडोटस ने वैष्णव संप्रदाय से
वैष्णव बहुत प्रभावित हुआ और वैष्णव संप्रदाय को ही अपना लिया और अपनाते हुए विदिशा में एक गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया जिसको हेलियोडोरस स्तंभ कहा जाता है। इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं फोटो में कि ऐसा दिखता है ये खाम बाबा या फिर गरुण स्तंभ, जो कि किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने बनवाया, जो कि एंटीओकिट्स का राजदूत था, शुंग वंश के समय आया था। पुष्यमित्र शुंग को बुद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने कई मॉन्क भिक्षुओं के लिए या जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी हत्या करवाई थी और कई स्तूपों को इसने तोड़वाया था। शुंग शासकों ने ग्रीक शासक को काली सिंध नदी के तट पर हराया था। किनको हराया था? ग्रीक को हराया था काली सिंध में नदी के तट पर। भरहुत सतना जिले में शुंग द्वारा एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया है और जिसको कनिंघम द्वारा 1875 में इसकी खोज की गई थी। कहाँ पे करवाया है शुंगों ने? भरहुत में करवाया है। भरहुत में एक अशोक का शिलालेख भी था, वहीं पर इनने एक शिलालेख का विशाल स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया है, जो कि 1875 में किसने खोजा है? बर्किंघम जी ने। ये आता है भरहुत स्तूप, जो कि सतना में स्थित है। अब आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 50 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं शुंग वंश, है ना। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनको मतलब जो पुष्यमित्र शुंग है इनको बुद्ध वंश का क्या कहा जाता है? विनाशक कहा जाता है, बुद्धों का विनाशक। इनने राजधानी विदिशा को बनाई थी। इनकी जो अग्निमित्र का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? कालिदास की मालवी का अग्निमित्र में मिलता है। इनने सांची के स्तूप की रेलिंग और वेदिकाएं बनवाई थी। इनके समय पे ही हेलियोडोरस भारत आया था, जो कि एंटीओकिट्स का राजदूत था। इसने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया और विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना करवाई। इसने ग्रीकों, जो पुष्यमित्र मतलब शुंग शासक थे, इनने ग्रीकों को काली सिंध नदी के तट पर हराया था और भरहुत में एक विशाल स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसको 1875 में बर्किंघम ने खोज लिया। अब आता है सातवाहन वंश। ये 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहे हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है? इसके वास्तविक संस्थापक सिमुक माने जाते हैं सातवाहन वंश के। इनके प्रपौत्र कौन हुए हैं? गौतमीपुत्र शतकर्णी, जो कि बहुत ज्यादा प्रतापी शासक थे। इनका उल्लेख हमें सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर मिलता है। गौतमीपुत्र शतकर्णी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें? सांची के स्तूप के दक्षिणी तोरण पर मिलता है। सातवाहन शासकों में राजा सती मतलब श्रीशात, मतलब ये इनका नाम क्या है? श्रीशात के सिक्के कहाँ से मिले हैं हमें? उज्जैन से, देवास से, होशंगाबाद के जमुनिया से, जबलपुर के तेवर, भेड़ाघाट और त्रिपुरी से इनके सिक्के मिले हैं। नाम है इनके श्रीशात, लेकिन हमें कोई 7 सिक्के नहीं मिले हैं। 4 जगहों से सिक्के मिले हैं, उज्जैन से, देवास से, होशंगाबाद से और जबलपुर से। अब आते हैं विशिष्टिपुत्र पुलुमामी। इनके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? भिलसा, विदिशा से और देवास से हमें इनको देखने के मिलते हैं विशिष्टिपुत्र पुलुमामी के सिक्के। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञ श्री शातकर्णी के सिक्के, जो कि 165 ईस्वी से 193 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। इनके सिक्के हमें बेशनगर, तेवर, देवास से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हमें? त्रिपुरी से हुए हैं। और सातवाहन शासक ही पहले ऐसे शासक थे जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। और हमें कहाँ से मिले हैं यज्ञश्री के सिक्के? बेसनगर मतलब विदिशा से, तेवर से और देवास से। अब आते हैं एंडो ग्रीक काल। इससे पहले हम एक बार और पढ़ लेते हैं सातवाहन शासकों के बारे में। इनने कब से कब तक शासन किया है? तो 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया है। इनके संस्थापक रहे सिमुक। सबसे प्रतापी शासक रहते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी, जिनके सिक्के हमें कहाँ से मतलब इनका उल्लेख हमें दक्षिण तोरण सांची से मिलता है। और हमें सरीशात के सिक्के 4 जगहों से मिलते हैं, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर से मिलते हैं। और विशिष्टिपुत्र पुलुमामी के सिक्के हमें भिलसा, विदिशा से प्राप्त होते हैं। सातवाहन शासक यज्ञ श्री शातकर्णी के सिक्के हमें बेसनगर, तेवर, देवास से प्राप्त होते हैं। और त्रिपुरी से सातवाहन सिक्कों के जो शीशे के सिक्के हैं वो भी हमें मिलते हैं। फिर आते हैं कौन? एंडो यूनानी काल, जो कि 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है।
पश्चिम भारत में मौर्य के बाद यूनानियों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस वंश के राजा मेनांडर या मिलिंद का नाम उल्लेखित माना जाता है। इनने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था और विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। नागसेन से इनका वाद विवाद हुआ था, जिससे इनने बुद्ध को मान लिया था और इनको मिलिंद ने पाटलिपुत्र पर अपना साम्राज्य फैलाया था। इनके सिक्के हमें बालाघाट से मिले हैं और इसके साथ ही रोमन शासकों के सिक्के भी हमें मंदसौर के आवरा से मिले हैं। देखिए, इंडो यूनानी काल पढ़ते हैं। इसमें क्या है, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक रहता है इनका काल। इसमें क्या होता है, जो पश्चिम भारत में मौर्यों के बाद यूनानी भारत पर आते हैं। इनने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, सियालकोट बनाई थी यूनानियों ने। हाँ, और मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद होता है, जिससे ये कन्विंस हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म अच्छा धर्म है, तो इनका जो उल्लेख है वो हमें नागसेन की पुस्तक से मिलते हैं, जिसका नाम है मिलिंदोपन्हु से इनका उल्लेख मिलता है। मिलिंद के सिक्के हमें मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो इनके सिक्के हमें मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिले हैं और कुछ रोमन साम्राज्य के सिक्के हमें मंदसौर के आवरा से भी मिले हैं। फिर आते हैं शक शासक। 50 ईसा पूर्व से 300 ईसावी तक रहे हैं ये। पश्चिमी चीन से आने वाले भारत आने वाली शक जनजाति ने अपने राज्य को मथुरा, उज्जैन, नासिक, पंजाब में स्थापित किया था और मध्य प्रदेश में नासिक और उज्जैन प्रमुख शाक राज्य थे, जहाँ क्रमशः छहरात और कामंदक वंश के राज किया है। किसने किया है, छहरात और कामंदक वंश ने कहाँ पर शासन किया है, मध्य प्रदेश के नासिक और उज्जैन वाले क्षेत्र में। जो शक थे वो कहाँ से आए थे, चीन से आए थे और भारत में जब उन्होंने प्रवेश किया तो मध्य प्रदेश के नासिक, उज्जैन, उत्तर प्रदेश के मथुरा और पंजाब में अपना शासन किया था। फिर आते हैं शक शासकों की एक श्रेणी थी, कौन, शहरात। शहरात और कामंदक दो उसमें बटे हुए थे। इनका 2 शाखाओं में बटा हुआ था शक साम्राज्य, एक था शहरात और एक था कामंदक। छहरात वंश, इस वंश के 2 प्रमुख या प्रसिद्ध राजा रहते हैं, जो रहते हैं भूमक और नहपान। भूमक का क्वेश्चन वन डे एग्जाम में डेफिनेटली आता है कि भूमक ने कहाँ पे साम्राज्य स्थापना की है या फिर कहाँ पे शासन किया है, तो इन्हें मालवा में शासन किया है। भूमक और नहपान कहाँ किसके थे, तो शहरात के थे। नहपान पूर्व मध्य प्रदेश पर अधिकार करता है, लेकिन गौतमी पुत्र शतकर्णी के संघर्ष में नहपान मारा जाता है। जुगलथुम्बी से नहपान के मुद्रिक सिक्के मिले हैं। हमें कहाँ से मिले हैं, जुगलथुम्बी से मिले हैं नहपान के सिक्के। शिवपुरी से भी हमें नहपान के सिक्के मिले हैं, जिन्हें शतकर्णी ने पुनः मुद्रित कराया था। इंदौर की तेली श्रेणी को मंदिर के लिए स्कंद गुप्त का दान का उल्लेख हमें मिलता है। इंदौर में एक अभिलेख मिला है, वहां से हमें यह उल्लेख मिलता है कि वहां पर एक मंदिर है जिसमें एक तेली स्कंद गुप्त ने दान किया था। फिर आते हैं कौन, कामंदक वंश। उज्जैन के शासक राज्यों मतलब शक राज्यों को कामंदक वंश कहा जाता था। कहाँ के शक को कहा जाता था, उज्जैन के जो शक थे उनको क्या कहा जाता था, कामंदक कहा जाता था। और इनके संस्थापक थे यशोमती, इनके पुत्र थे चष्टन। इस वंश का प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन, जो कि संस्कृत का महान पंडित था। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम रुद्रदामन ने ही तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित था, संस्कृत जानता था, विद्वान था, तो इनने तारीख के साथ मतलब जो डेट तिथि होती है उसके साथ सिक्के चलाए थे चांदी के। शकों का अंतिम राजा रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय हुआ। गुप्त साम्राज्य के करते समय मारा गया। भारत से शक साम्राज्य समाप्त हो गया। जो अंतिम शासक था इस शक वंश का, जो कि कामंदक वंश का माना जाता है, वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि इंदौर मतलब उज्जैन में था। और गुप्त साम्राज्य का जब विस्तार होता है तो उनसे संघर्ष करते हुए ये मारे जाते हैं और इसके साथ हमारा शक वंश समाप्त हो जाता है। देखिए, शक ने कहाँ पे शासन किया है, तो शक आए कहाँ से थे, तो ये आए थे चीन से। कहाँ पर आए हैं, मध्य प्रदेश की मथुरा में, उज्जैन में, नासिक में, पंजाब में शासन स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में मेनली थे नासिक और उज्जैन में शक मिलते हैं। इनके 2 थे। शक मतलब किसी को जब शक हो जाता है किसी पे
तो अपन क्या बोलते हैं, तो वो क्षय से वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है कि हमें इस पर शक है कि ये ऐसे करता होगा, और कुछ ना कुछ अपन बुद्धि लगाते हैं, कामंदक लगाते हैं कि कैसे हम पता करें कि इसमें ये सही है या गलत है। तो क्षयरात का सबसे पहले आता है राजा घूम घूम के नहपान, यहाँ वहाँ जाके पानी पीते हैं और इनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। जो नहपान के सिक्के हमें मिले हैं, नहपान के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, जुगलबंदी से मिले हैं, और शिवपुरी से हमें नहपान के सिक्के मिले हैं, जिनको गौतमीपुत्र शतकर्णी ने द्वारा ढलवाया था। और इंदौर से हमें एक तेली श्रेणी के मंदिर में मिला है, जो कि स्कंदगुप्त के दान का उल्लेख हमें वहाँ से मिलता है। फिर आता है कामंदक वंश। जो उज्जैन में शक रहते थे उनको कामंदक कहा जाता था। इनका संस्थापक था यशोमती और उनका पुत्र था चष्टन, और इनका ही वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ है रुद्रदामन, जो कि संस्कृत का महान विद्वान था और इसने तिथि के साथ चांदी के सिक्के ढलवाए थे। फिर आते हैं रुद्र तृतीय, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य मिला लिया था। अंतिम शासक कौन था शक शासकों का, तो ये था रुद्र सिंह तृतीय, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनको गुप्त साम्राज्य मिला लिया था, इनको मारकर। अब आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी में गद्दी पर बैठने के साथ ही एक शक संवत चलवाया था। इसने भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है शक संवत। देखिए, कुषाणों की सबसे सिंपल सी बात है, इनका क्या नाम है, कुजुल कटफिशस। कुजुल कटफिशस इनके संस्थापक रहे हैं। सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसने सिल्क मार्ग विकसित किया था कनिष्क ने। इनकी राजधानी थी पेशावर और पुरुषपुर। इनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। इन जो कनिष्क थे, इनने राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो 78 ईस्वी में बैठे थे, और अपनी गद्दी पर बैठते ही इन्हें शक संवत की स्थापना करवाई थी, जो कि हम भारत सरकार जो है वो शक संवत को लेती भी है प्रयोग में। अब आते हैं महान शासक कनिष्क, जो कि एक कुषाण शासक थे। इनका उल्लेख मालवा के क्षेत्रों में कई जगह मिलता है। इन्होंने शकों को हराया था और मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। सांची और भेड़ाघाट से कनिष्क संवत, जो कनिष्क संवत था, उससे संबंधित हमें 28 का एक लेख मिलता है। यह कनिष्क का है और बौद्ध प्रतिमा पर खुदाया गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये कनिष्क लिखा हुआ है। कहाँ से मिले हमें, भेड़ाघाट सांची से मिले हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुंडलबन कश्मीर में हुई थी और बौद्ध विद्वान बाशुमित्र के अध्यक्षता में इसको संपन्न कराया गया था। अब आते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की अनुयायी थी। कनिष्क के राज्य दरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति थी। जो कनिष्क का दरबार था वहाँ पे कौन कौन थे, तो पहले आते हैं अश्वघोष। ये कनिष्क के राजकवि थे और इनकी रचनाएं हैं बुद्रचरित, सौंदर्य नंद और शारिपुत्र प्रकरण। अश्वघोष की प्रतिमा है। सबको 99% लोगों को पता होगी कि इनकी रचना कौन सी है, बुद्धचरित। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि सौंदर्य नंदा और सारिपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की ही कृतियां हैं। फिर आते हैं आचार्य नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और माध्यमिक सूत्र इनने लिखी है। फिर आते हैं पार्श्व और बाशुमित्र और मतचेष्ट, संघराक्ष और चरक ने चरक संहिता ग्रंथ का स्थापना की है। ये है अपने कुषाण शासक। इनके दरबार में कौन कौन था, पहले आते हैं अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित लिखा है, सौंदर्य नंदा लिखा है और शारिपुत्र प्रकरण लिखा है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और मध्यमिका सूत्र इन्हें लिखा है। पार्श्व और बासुमित्र। फिर आते हैं चरक, जिन्हें चरक संहिता लिखी है, संघरक्ष और मातचेष्ट। अब आते हैं नागवंश। नागवंश का संस्थापक वृषनाथ को कहा जाता है। इनने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। भीमनाथ ने राजधानी को पद्मावती स्थानांतरित किया था। भीम नाग ने क्या किया था, पद्मावती लेके चला गया था विदिशा को राजधानी।
नागवंश के कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध करवाए थे। अंतिम नाग राजा मणपतिनाथ को समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। और रविनाथ का एक सिक्का हमें एरन सागर से मिलता है। ये इतना ही था नागवंश। देखिए नागवंश का संस्थापक कौन है? वृषनाग। मतलब नागों के पास क्या होता है? विष होता है, सिंपल होता है, और हर दिशा में ये भाग जाते हैं। तो इनने विदिशा को राजधानी बनाई थी। विदिशा वृषनाग ने स्थापना की थी। आते हैं भीमनाग। ये बहुत बाहुबली था, तो इसने उठाया और कहाँ पे ले गया? राजधानी को पद्मावती में ले गया। फिर आते हैं नागवंशों ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इनका अंतिम शासक था कौन? मणिपति नाथ, जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर गुप्त साम्राज्य मिला लिया था। और रविनाग के सिक्के हमें एरन से मिलते हैं। अब आता है बोधि वंश। जबलपुर के बोधि वंश पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर में त्रिपुरी के इस वंश में 4 प्रमुख राजाओं के सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं। तो आता है श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। ये कहाँ पर है? सिर्फ जबलपुर तक ही सीमित रहे हैं। तो त्रिपुरी वाले क्षेत्र में 4 शासकों के उल्लेख मिलते हैं हमें, श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। अब आता है माघवंश। ये बघेलखंड का माघवंश इनको कहा जाता है। भीमसेन, भद्रमाघ, शिवमाघ आदि शासक इनके प्रमुख शासक थे। इनके सिक्के और शिलालेख हमें बांधवगढ़, उमरिया से मिलते हैं। और कुषाणों ने इनसे संघर्ष किया था माघ से। इनके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? बांधवगढ़, उमरिया से मिलते हैं। और बघेलखंड के माघवंश भीमसेन, भद्रमाघ, शिवमाघ प्रमुख शासक माने जाते हैं। अब आता है बाकटक वंश। इस वंश की राजधानी विंध्य शक्ति, मतलब इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाकटक वंश के विंध्य शक्ति प्रथम थे। इनकी राजधानी विदिशा थी। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र तक कर दिया था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान बाकटक वंश पर अधिकार कर लिया। और समुद्रगुप्त द्वितीय ने बाकटक वंश की राजकुमारी प्रभावती से विवाह किया था। देखिए बाकटक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति हैं। इनकी राजधानी थी विदिशा। और इनके जो महान शासक थे वो थे प्रवरसेन। इनने कहाँ तक? जो नर्मदा का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर विजय प्राप्त कर ली थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान बाकटक से संघर्ष किया और उनकी पुत्री थी प्रभावती, उनसे विवाह किया। फिर आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का शासन माना जाता है 280 से 550 ईस्वी तक। इनके संस्थापक थे गुप्त वंश के श्रीगुप्त। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना। महान शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी उपाधि थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने सागर जिले की एरन का निर्माण कराया था। गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाओं, सिंहवा के मंदिरों का उल्लेख भी हमें मिलता है। उदयगिरी की गुफा और सिंहवा के मंदिरों का उल्लेख मिलता है, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख, ये क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर्स में आते हैं और 3 मार्कर्स में आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन अभिलेख, पहले आता है मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर प्राचीन पश्चिमी मालवा का हिस्सा था। इस अभिलेख में विक्रम संवत 529 जो कि 473 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसकी रचना संस्कृत के प्रखंड विद्वान बत्त भट्टी ने की थी। किसने की थी? बत्त भट्टी ने की थी मंदसौर अभिलेख की रचना। फिर आते हैं सांची का अभिलेख। यहाँ आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख हमें मिलता है कि आर्य संघ को धन दान दिया गया है। फिर आता है उदयगिरी गुहालेख। इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख मिलता है उदयगिरी में। फिर आता है तुमैन अभिलेख। यह अभिलेख गुना जिले से प्राप्त हुआ है। कुमार गुप्त के पश्चात इनका पुत्र स्कंदगुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। इसके शासनकाल में एक शिलालेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी स्थापित किया गया है, जो कि है सूपिया अभिलेख। यह अभिलेख सूपिया लेख नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली मिलती है।
फिर आता है एरन अभिलेख। यह अभिलेख सागर जिले में स्थित है। इसका नाम संभोग नगर कहा जाता है एरन को, और एरन अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कालीन मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख है ना, इनको फिर से पढ़ लेते हैं कैसे कैसे। देखिए, मंदसौर से हमें किस चीज़ की फीलिंग आ रही है कि मंद से, धीरे से, है ना, कोई मुस्कुरा रहा है। मंदसौर, कौन मुस्कुरा रहा है? गुप्ता मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गुप्त वंश के शासक मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनने विक्रम संवत में 529 का तिथि का एक अंकित अभिलेख लगवा दिया है। कहाँ पे? मंदसौर में। वहाँ के एक प्रखंड विद्वान थे संस्कृत के, जिनका नाम था बत्ते भट्टी। सांची शिलालेख, यह आर्य संघ को धन दान देने की शक्ति मिलती है, मतलब सच में आर्यों को धन दान दिया है इनने, तो हमें एक गुप्ता साम्राज्य से मिलती है। फिर आता है उदयगिरी। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है इस अभिलेख में, जिनका नाम होता है शंकर, और इनने क्या करवाया था? शंकर जी ने पार्श्वनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापित करवाई थी। पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ पे लगाई गई है? उदयगिरी में लगाई गई है, जो कि शंकर नामक व्यक्ति ने लगाई गई है। इसका उल्लेख हमें उदयगिरी के गुहा लेख से मिलता है। फिर आता है तुमैन। यहाँ से हमें कुमार, मतलब ये गुना में स्थित है, जो तुमैन अभिलेख है वो कहाँ से स्थित है? गुना में स्थित है। और कुमार गुप्त के पश्चात उनके पुत्र स्कंद गुप्त के साम्राज्य का शासक बना। इसका हमें अभिलेख मिलता है कहाँ से? तुमैन से। और इस शासन के हमें रीवा से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें रीवा का आता है सूपिया अभिलेख, जिसमें लिखी है गुप्तों की वंशावली। एक सूपा जैसा है, उसमें लिखी है गुप्तों की पूरी वंशावली। और तुमैन में किसके लिखे हैं? कुमार गुप्त की और स्कंद गुप्त की। फिर आता है एरन, ये सागर में स्थित है, और एरन को संभोग नगर भी कहा जाता था, स्वभोग नगर कहा जाता था, और अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आती हैं बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर हैं। ये इंदौर और बड़ोदरा के बीच बाघनी नदी के तट पर स्थित हैं बाघ की गुफाएं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो कौन थे? कालिदास थे। किनके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, विश्व का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। किसने लिखा है पंचतंत्र? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है, जो कि किनके यहाँ पे थे? गुप्त काल से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान में आते हैं बारहमेहर, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त। धनवंतरी एक वेदाचार्य भी हैं। पुराणों की वर्तमान स्वरूप की रचना गुप्त काल में हुई। जो पुराण लिखे गए हैं वो किस काल में लिखे गए हैं? गुप्त काल में लिखे गए हैं। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी, वो प्रकृति की भाषा में बात करते थे, और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति की जो रचना हुई है वो किस काल में हुई है? वो गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सब फैक्ट थे जो कि आप इनको एक बार और पढ़ सकते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर सबसे महान कवि कौन थे? कालिदास थे। इनके यहाँ पर एक वेदाचार्य भी, मतलब आयुर्वेदाचार्य भी थे, जिनका नाम था धनवंतरी, और विष्णु शर्मा गुप्त के समय ही थी जिनने लिखी है पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। उन कुछ और विद्वान रहते थे, जैसे कि बारहमेहर, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त। इनके समय पुराणों की रचना हुई है। ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख इनमें मिलता है, और इनकी राजभाषा थी प्राकृतिक। चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनको हम क्या कहते थे? रुपिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति हमें गुप्त काल से संबंधित है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से आई है, और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आते हैं राष्ट्रकूट। इस वंश की दो शाखाओं ने बैतूल, अमरावती तथा मान्यखेत पर शासन किया है। मतलब जो राष्ट्रकूट वंश था, इनकी दो शाखाएं थी, एक तो बैतूल में थी और दूसरी कहाँ पे थी? मान्यखेत में स्थित थी। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट को परास्त किया था।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, इनके राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंतिदुर्ग, और मान्यखेत को इनने अपनी कैपिटल बनाया था। और इनके ही एक शासक होते हैं गोविंद तृतीय, जिनने प्रतिहार नरेश नागभट्ट को हराया था। फिर आते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक नागभट्ट प्रथम था, जिसको किसने हराया था? गोविंद ने हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था, है ना। और जिसका शासनकाल हमें 730 से 760 ईस्वी तक मिलता है। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैनी में शासन किया है। इसने भारत पर अरबों के आक्रमण को विफल किया था। जो नागभट्ट थे, इनने अरबों का आक्रमण भारत पर विफल किया था। फिर आते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नू को माना जाता है। खजुराहो महोबा के क्षेत्र पर अपना साम्राज्य बनाया था। चंदेलों का शासक वर्तमान बुंदेलखंड में स्थित है। इस साम्राज्य को जेजाक मुक्ति कहा जाता है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और यहाँ सुवर्ण के पुत्र धंगदेव ने स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? धंगदेव ने की थी। और यशोवर्मन ने क्या करवाया था? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जो चंदेल वंश है, इसको क्या कहा जाता है? जेजाक मुक्ति, और जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है। इनके संस्थापक कौन है? नुन्नुक हैं, जो कि खजुराहो महोबा के पास अपना राज्य स्थापित करते हैं। धंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि जो यशोवर्मन है उसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। धंगदेव ने क्या किया है? पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध बनाए गए संघ में धंगदेव ने भी भाग लिया था। जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके प्रति एक संघ भारत से भी उस पर आक्रमण किया था, जिसमें कौन थे? धंगदेव शामिल थे। चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए और कंदरिया महादेव का मंदिर करवाया था। मतलब जो विद्याधर हैं वो जाने जाते हैं गजनवी से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाने के लिए जाने जाते हैं। परमार देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिस कारण चंदेल वंश दिल्ली साम्राज्य के अधीन हो गया। जो परमारी देव थे, इनने किनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और फिर चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। चंदेल शासक परमारी देव के दरबार में आलाउदर जैसे योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था और इनके शासक की जान बचाई थी। कौन आते हैं? आलाउदल। किनके दरबारी कवि, मतलब दरबारी थे योद्धा? ये थे अपने परमारी देव के, जो जिनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।